नमस्कार दर्शकों, मैं अभय कुमार सिंह आज आपके सामने एक नए कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कार्यक्रम का नाम है द इंडिया अराउंड दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आपसे जुड़ी, हमसे जुड़ी और देश से जुड़ी हुई ऐसी समसामयिक विषयों की घटना पर चर्चा करेंगे ऐसे विद्वान के साथ जो इन विषयों पर गहरा अध्ययन रखते हैं। आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार एवं पॉलिटिकल एडिटर संतोष शुक्ला जी हैं। आइए उनके साथ चर्चा करते हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। संतोष जी, सबसे पहले द इंडिया अराउंड दिस वीक के इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए उस भाषण की चर्चा करेंगे जिसके बारे में अलग अलग मतों के पंथों के लोग अपनी अपनी अलग अलग विवेचना रख रहे हैं। आपके हिसाब से उनके भाषण का क्या मतलब है? बिल्कुल धन्यवाद अभय जी। ये प्रधानमंत्री का भाषण कई संदर्भों में बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ये कि ज़्यादातर जब भी इससे पहले भी जो इस बार 12वीं बार उन्होंने संबोधन किया, अब तक इससे पहले जितनी भी बार संबोधन किया है प्रधानमंत्री ने, तो उसमें दूरगामी दृष्टि ज़्यादा नजर आई कि अगले 5-10 वर्ष की परियोजनाओं पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनके संबोधन में तात्कालिकता ज़्यादा थी जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाएं, इधर बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने करवट लिया है, तो उसकी परछाई उनके संबोधन में पूरी तरह नजर आई। और अगर उसको मैं कई खंडों में देखूं तो इसमें देख सकते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत करने के लिए जो उन्होंने एक सुदर्शन मिशन की बात करी 2035 तक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पाकिस्तान से अभी एक धमकी आई कि हमारी नज़र आपके रिफाइनरी पर है और हम परमाणु हमला कर सकते हैं। उस संदर्भ में भी देखिए प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता से कहा और अमेरिका को भी बिना नाम लिए उन्होंने अपने संबोधन के जरिए संकेतों में ये बता दिया कि हमारी विदेश नीति का कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता, उसके ढांचे को, उसकी डिजाइन को हम ही तैयार करेंगे। और खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम और किया कि जैसे जो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और चीन के उन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाउ एन-लाई 1954 में, तो एक पंचशील समझौता था। तो अगर आप उसके तथ्यों को पढ़ेंगे, देखेंगे इस संबोधन में उन्होंने 9 पंचशील के सिद्धांत को भी स्थापित करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत खास करके जो आप घरेलू उत्पादों को बढ़ाकर घरेलू अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूत करके एक प्रकार से उन्होंने एक प्रयास किया है कि आने वाले दिनों में हमें अन्य देशों पर बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्भर ना रहना पड़े। और खास करके जैसे चीन के साथ अभी अपनी जो अर्थव्यवस्था को आप विश्लेषित करेंगे, देखेंगे कि चीन से आयात तो हमारा बढ़ता जा रहा है और निर्यात हमारा कम होता जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो जब हम अपने घरेलू आर्थिक ढांचे को मजबूत करेंगे तो इस प्रकार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें निहितार्थ है प्रधानमंत्री के संबोधन में। और एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें भारतीयता, सनातन धर्म का एक जो प्रभाव है, असर है, आने वाली पीढ़ियों को देने का एक समावेशी जो दृष्टिकोण इसमें है वो पूरी तरह झलका है। तो संतोष जी, एक अहम प्रश्न आपसे ये भी आता है कि प्रधानमंत्री लाल किले से जब आरएसएस के 100 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं दी कि आरएसएस का वहाँ से जिक्र करने का औचित्य क्या था। और चूँकि आरएसएस ने 100 साल अपने पूरे किए हैं, अभी 100वीं वर्ष गांठ की यात्रा में है आरएसएस, तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी स्वयं आरएसएस से निकले हुए एक कार्यकर्ता रहे हैं और आरएसएस जो है वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय संवेदना और राष्ट्रीय स्पंदन वाला एक संगठन रहा है, ऐसा देश में मानते भी हैं लोग। और जब आज आरएसएस से निकले हुए लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे और पदों को सुशोभित कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें इस बात की बहस बनती है कि उन्होंने आरएसएस को कोई नया महत्व देने या नया आयाम देने के लिए ऐसा कहा होगा। बल्कि जिस आरएसएस की मिट्टी में वो पले बढ़े हैं प्रधानमंत्री, उनका संबोधन वो एक बड़ा भावुकता भरा संबोधन मुझे नजर आता है आरएसएस को लेकर उनका। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में स्वदेशी का भी जिक्र किया, स्वदेशी को बड़ा महत्व दिया उन्होंने। तो एक तरफ ट्रंप का टैरिफ जो भारत पर लादा जा रहा है और मोदी जी के द्वारा स्वदेशी की बात करना, इससे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये देखिए, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था और तो जो अर्थ का ढांचा इसका, इसमें स्वदेशी की पुकार बड़ी पुरानी है और होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी अपने समय में उठाया, उससे पहले भी स्वदेशी का जो राग है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत देता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस संदर्भों में उसको उठाया कि जब दुनिया में अमेरिका ने एक
भारत पर ज्यादती करते हुए 50% का एक हैवी टैरिफ लगाया, और साथ ही साथ भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी देश अपना अपना बाजार खोज रहे हैं। ऐसे में भारत ने बड़ा स्पष्ट निर्णय लेते हुए, एक तो स्वदेशी कि हम अपनी घरेलू आर्थिक ढांचे को मजबूत करेंगे तो हम दुनिया में बहुत दूर तक सर्वाइव करेंगे, क्योंकि विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी एक बात है, लेकिन हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत हो, ये लाल किले से उनके संबोधन में दिखा भी है। और इसके अलावा उन्होंने इसके महत्व को देखते हुए चीन से और रूस से भी जो अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया है, ये आर्थिक और सामयिक दोनों दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, भारत को संपन्न बनाएंगे। एक और बड़ा विषय है, अभी हाल ही में देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है जी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या यह दक्षिण भारत की लड़ाई तमिल वर्सेस तेलुगु है या इस एनडीए बनाम कांग्रेस है? नहीं, इसको एनडीए बनाम कांग्रेस के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो राय नहीं कि 2014 से भारतवर्ष पर सत्ता में अपना स्थान बनाने और एक प्रभाव छोड़ने में सफल रही है, लेकिन अभी दक्षिण भारत की भाजपा की यात्रा में कई पड़ाव आने बाकी हैं। उस संदर्भ में भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सांसद रहे जो उनके प्रत्याशी हैं, जिनको उन्होंने बनाया है, बड़े पुराने नेता संघ से भी वो दीक्षित हैं और बड़ा मजबूत कार्यकाल रहा, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भाजपा का यह जो कार्ड है, हाँ, एनडीए ने उसके प्रत्युत्तर में जो सुदर्शन रेड्डी जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे, वो भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये जो सामने जो एक युद्ध की स्थिति दिख रही है, एक जो वैचारिक युद्ध की स्थिति दिख रही है दोनों दलों के बीच या गठबंधनों के बीच, इसका दक्षिण भारत में पेनिट्रेशन से ही ज़्यादा महत्व है। दोनों ही उस तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। कांग्रेस की उपस्थिति आज भी अखिल भारतीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अपने एक ऐसे प्रत्याशी को जो सुदूर दक्षिण का रहने वाला है या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोकसभा सदस्य बनकर आए हैं, उसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न संतोष जी कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? अभी क्या सिनेरियो बन रहा है चुनाव में? वर्तमान परिस्थितियां देखिए, ऐसा है कि राधाकृष्णन जी का पलड़ा इसलिए भी भारी है कि उनके व्यवहार में अपनी भी एक विनम्रता है और संघ से बड़े घनिष्ठ उनके रिश्ते रहे हैं, मोदी के बहुत बड़े पसंद में है वो। इसके अलावा उन्होंने अभी अपने आवेदन से पहले चंद्रबाबू नायडू और दक्षिण भारत के और भी तमाम लोगों से मुलाकात की। उनकी मुलाकात महाराष्ट्र में भी रही लोगों से, वहाँ भी राज्यपाल रहे। तो इस प्रकार से उनके अपने भी प्रयास में बड़ी मजबूती है और भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे जो एनडीए गठबंधन खड़ा है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत नजर आता है। संतोष जी, अभी हाल में जो संसद का सत्र चला, उसमें सत्ता दल ने कई ऐसे प्रस्ताव लाए और पास कराए। उसमें एक महत्वपूर्ण बिल ये भी रहा कि चाहे पीएम हो या सीएम या किसी भी राज्य का या केंद्र का मंत्री, अगर उसको 1 माह की सजा का ऐलान होता है तो उसको अपने पद और कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देखिए भाई जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और फिर अपराधियों का राजनीतिकरण, मुझे लगता है ये अध्याय समाप्त होने वाला है जी। इस बिल को मैं बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता हूं कि अगर राजनीति में आप वाकई अपराधीकरण पर पूरी तरह नियंत्रण कसना चाहते हैं या उसके लिए पूरी तरह दरवाजे बंद करना चाहते हैं, तो ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसके दायरे में प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद भी आ जाएगा। और अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर से भी शासन चलाने की जी बिल्कुल स्थितियां देखी गई देश में। ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। इतनी नैतिक जिम्मेदारी, इतनी स्वीकृता तो राजनीति में अपेक्षित है कि ऐसे संगीन आरोप या धाराएं दर्ज होने के बाद स्वयं से पद त्याग करके, और जब तक वो उससे मुक्त ना हो जाए तब तक उन्हें सत्ता से दूर रहना चाहिए। एक सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो जीएसटी का स्लैब था, उसके 4 स्लैब को उसको 2 स्लैब में कर दिया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देखिए, मैं जीएसटी को जो बहुत एक जटिल कर प्रणाली के रूप में कहा जाता था, उसके सरलीकरण का प्रयास है। और प्रधानमंत्री ने चूंकि लाल किले से इस बात को कहा, तो ये माना जाएगा कि इसको बहुत बड़े एक वरदान गिफ्ट के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि उद्यमियों से जब वार्ता हुई तो उन्होंने इसको बहुत सकारात्मक तरीके से लिया। बस उसकी चिंताएं ये है कि जो 4 दरें हैं और उसके बीच भी बहुत सारे उसके स्तर हैं अलग अलग,
उनमें आपस में जो उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए सरकार कितना सक्षम हो पाती है। जीएसटी काउंसिल की भी पिछले दिनों बैठक भी हुई है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 900 बार जीएसटी में संशोधन करने पड़े उनके बिल में। तो इसका मतलब एक सरलीकरण शब्द सुनने में सरल तो लगता है जी, लेकिन सरकार को बहुत गंभीर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसको वाकई सरल बनाना पड़ेगा इसे। संतोष जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पे अभी संसद भी नहीं चल पाई, कई राज्यों की विधानसभाएं भी चलने में बहुत बाधा आई, वो विषय है वोट चोरी जैसा विषय, जो इलेक्शन कमीशन वोट में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। किसी के अगर 2 जगह 4 जगह वोट है तो वो उसकी जगह 1 जगह वोट हो, कोई अगर फर्जी वोट बने हो तो उसको बाहर करने का काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष उसको जो मुद्दा बनाना चाह रहा है कि ये वोट चोरी का मतलब भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पे हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में इस स्तर की वैचारिक तपिश हो जाएगी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जी। और खास करके वोट जो सर्वाधिक पवित्र एक शब्द है लोकतंत्र में, खास करके उसमें आप उस मताधिकार को इस रूप में व्याख्यायित करेंगे कि उसकी चोरी की जाना, ये बड़ा गंभीर आरोप है। और जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने कहा भी कि अगर राहुल गांधी के पास जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने दिखाया और उस पर पूरा उसका चार्ट भी बनाया, कितने वोट यहाँ से चोरी हुए, इतने वोट यहाँ चोरी हुए, इन टोटल कुछ 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का उन्होंने एक उदाहरण पेश करने का प्रयास किया। ऐसे में चुनाव आयोग ने बहुत सख्त तरीके से इस बात को कहा कि या तो वो साबित करें अन्यथा वो माफी मांगे। तो ये जो विसंगति है लोकतंत्र में और खास करके भारत में, मैं देख रहा हूं कि जो विरोधी दल है वो वैचारिक धरातल पर स्वयं को मजबूत ना करके वो इस प्रकार के गंभीर और निराधार आरोपों के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कुछ है तो वाकई ये पक्ष का ठीक कहना है कि या तो आप कोर्ट पे जाएं या तो आप सबूत दें। इसी से जुड़ा एक विषय है कि ये बात सही हो या गलत, लेकिन जो विपक्ष द्वारा नैरेटिव बनाया जा रहा है इसका आप दूरगामी क्या परिणाम देखते हैं जनता में या आगे आने वाले चुनाव पे, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या असर पड़ने की उम्मीद है? असर देखिए रवि जी, असर पड़ सकता है क्योंकि जब आप पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया तो एक बार जो सत्ता दल है, सत्ता पक्ष है, वो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहा था, लेकिन परिणाम में वो चीज़ें तब्दील तो हुई। ठीक इसी प्रकार वोट चोरी शब्द जो है वो सुनने में जो सत्ता से बहुत समन्वय जिनका नहीं बन पा रहा है या जो सत्ता से संतुष्ट नहीं है, और ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग इस देश में है, उनमें इस शब्द का अपना एक असर होगा और वो असर बहुत दूर तक भी जा सकता है। अगर समय रहते इसका समय पर निदान ना किया गया तो इसमें सत्ता पक्ष को भी चाहिए एक आक्रामक तरीके से, अगर वो अपनी जगह सच है तो सामने आए। चुनाव आयुक्त से भी मेरा निवेदन होगा कि वो इस धुंध को तत्काल दूर करें और कोर्ट को भी जहां इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता लग रही हो बिना विलंब किए, क्योंकि वोट चोरी शब्द से धुंध हटना चाहिए, अन्यथा ये जिस भी प्रकार का असर डालेगा वो चुनावी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है इस विपक्ष के नैरेटिव से प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार घिरते हुए नजर आ रहे हैं या दबाव में नजर आ रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी कुशलता है, जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो दृढ़ व्यक्ति है, बहुत दृढ़ है। बहुत गंभीर आरोपों को वो जब मुख्यमंत्री गुजरात में थे तब से झेलते हुए आ रहे हैं और दिल्ली की भी सत्ता में कभी कांटे उनके लिए कम नहीं हुए। और आज आप उच्च मनोबल का ये उदाहरण देखें कि जब उनकी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं कहने की है, और बहुत मजबूत संबंधों के मायने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। और ठीक एक समय उन्होंने 25-26 दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उससे पहले 13 दिन की सरकार के बाद उनको सत्ता छोड़ना पड़ा था और अपने वो लोगों को ना अपने साथ जोड़ पाए थे, न लुभा पाए थे, वो भी एक परिस्थिति रही होगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अपने धुर विरोधियों को भी अगर अपने साथ लेकर चलने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमने में, विदेश नीति को एक नया रास्ता देने में, विदेशी संपर्कों को मजबूत करने में जुटे हैं पूर्ण मनोबल के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी नैरेटिव का प्रधानमंत्री के दृढ़ व्यक्तित्व पर कोई असर होने जा रहा है। हाँ, चुनाव में इसका असर हो सकता है, ये इस बात की गुंजाइश है। द इंडिया अराउंड दिस वीक के इस कार्यक्रम में आपने देश और जनता से जुड़े हुए सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और हम लोगों को समझाया कि कैसे इन विषयों का असर आगे आने वाले समय में पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आगे फिर हम किसी कार्यक्रम में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद भाई।